हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम देखेंगे यूपी टेट और सी टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पर्यावरण अध्ययन के बारे में EVS। ठीक, इसके हम टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे और ये क्वेश्चन आपके लगभग रिपीट होते रहते हैं। ये केवल यूपी टेट सी टेट तक ही सीमित नहीं होती, ये हर एक एग्ज़ाम में पूछाते हैं, क्योंकि ये देखिए जो पर्यावरण है ये हर एक एग्ज़ाम का पार्ट है। ठीक, तो इसके हम टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आप के आए हुए पेपर के क्वेश्चन होंगे। 23 फरवरी 2014 के प्रीवियस ईयर पूरा सेट होगा 30 क्वेश्चन का, क्योंकि 30 क्वेश्चन के 5 पार्ट पूछाते हैं, जिसमें एक पार्ट पर्यावरण अध्ययन भी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं चैनल पर, चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन आए हैं, जिससे निम्न में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? बेसाल्ट, स्लेट, चूना पत्थर या फिर ग्रेफाइट। तो आपको अगर इसका ऑप्शंस पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए थैंक यू, शुरू करते हैं। तो देखिए हमारे पास 23 फरवरी 2014 का पेपर है, जिसमें हम पर्यावरण शिक्षा के बारे में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो जो वायु दाब नापता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ या फिर हाइग्रोमीटर। तो हम आपको बता दें कि इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बैरोमीटर। ठीक, अब बात करें थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या करता है, हमारा तापमान नापता है। ठीक, आपने देखा होगा जब बुखार होता है तो थर्मामीटर से आपका तापमान चेक किया जाता है, टेम्परेचर चेक किया जाता है। हाइग्रोमीटर क्या होता है, ये आर्द्रता का मापक है। ठीक, तो आर्द्रता का मापक है, याद रखेंगे इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। चलिए अगला क्वेश्चन है, बीटी कपास क्या है? बीटी कपास का एक संकरण पौधा है, एक ट्रांसजेनिक पौधा है, एक प्राकृतिक पौधा है, एक औषधीय पौधा है। तो ये क्या है, बीटी कपास। तो बीटी कपास क्या है, एक ट्रांसजेनिक पौधा। ठीक, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि कौन सा मुख्य कारक है, SO2, H2S, HCl या N2। ठीक है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, आपको पता होगा SO2। ठीक, इसके बारे में, इससे क्या होता है, अम्लीय वर्षा, जैसे कि ताजमहल बदरंग क्यों होता है, तो अम्लीय वर्षा कारण। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? कौन सा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या टुंड्रा, मरुस्थल या फिर सवाना। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग में लिया जाता है? देखिए आम को पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो कौन सा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड या कैल्शियम क्लोराइड। ठीक, तो इसमें हमें पता क्या होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट का यूज करते हैं हम, कैल्शियम कार्बोनेट का यूज करते हैं आम को पकाने में। अगला है, कौन सी बीमारी दूषित जल से फैलती है? देखिए जब हम दूषित गंदा पानी पीते हैं तो कौन सी बीमारी फैलेगी, एड्स, टाइफाइड, एनीमिया या फिर टिटनेस। तो कौन सी, टाइफाइड। ठीक, टाइफाइड बीमारी जो होती है वो दूषित जल से फैलती है। देखिए एनीमिया क्या होता है, ये आपके खून ब्लड की कमी हो जाती है, ये आपके जुओं के वजह से ठीक होता है, ये वैसे लौ और ब्लड की कमी से होता है एनीमिया रोग। ठीक है, आपको पता है टिटनेस का होता है, कोई लोहा लगने से, है ना, ये टिटनेस का रोग होता है, एड्स HIV संक्रमण से। ठीक, तो ये याद रखेंगे। तो हमारा टाइफाइड का हो जाएगा, ये आपके दूषित जल से फैलता है, अगर आप गंदा पानी पीते हैं तो आपको टाइफाइड हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए ग्रीन हाउस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बारे में कभी हम पढ़ा देंगे। ठीक, तो कौन सी नहीं है, CO2 है, N2O है और CH4 है। ठीक, मगर कौन सा CO नहीं है, ये कौन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये नहीं है भाई। तो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये किससे होती है कि अंगीठी से निकलती है। अगर आप अंगीठी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं तो उससे निकलती है और जहरीली गैस होती है। इसमें क्या हो सकता है कि दम घुटने से मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। कि ठीक है, तो याद रखेंगे CO2 बहुत ही खतरनाक, CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही खतरनाक गैस है। ठीक, चलिए अगला है, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा? द्विबीजपत्री क्या होता है, देखिए आप देखते हैं तो कोई बीज देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर किसी बीज को हम बीज से फाड़ते हैं तो उसमें फाड़ने का ऑप्शन होता है, वो 2 भागों में बढ़ जाता है, उसे द्विबीजपत्री बोलते हैं। ठीक, बांस, केला, गन्ना या फिर सरसों। तो सही ऑप्शन का जाएगा सरसों। सरसों आप देखते हैं, सरसों जब हम फोड़ते हैं, सरसों दाना फोड़ेंगे तो उसमें 2 बीज, 2 अलग अलग पत्ते हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा क्या कि मूंगफली का दाना होता है, मूंगफली को हम फाड़ते हैं बीज से तो उसमें अलग अलग आसानी से अलग अलग निकल आते हैं, उसे हम द्विबीजपत्री बोलते हैं। ठीक, अगला है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, जल का जो अधिग्रहण होता है वो किसके द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम, कैम्ब्रियम या पैलिसेड। तो किसके द्वारा होता है जल का अधिग्रहण? तो जाइलम। देखिए फ्लोएम से क्या होता है, खाने पीने का। ठीक, तो ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक, तो जल का किससे, जाइलम से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 10वां क्वेश्चन है, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? प्रथम साहित्य स्रोत कौन सा है, ये आपको बताना। देखिए आपको पता होगा कि सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, ऋग्वेद, तो यही हमारा प्रथम साहित्य स्रोत होगा। इसके अलावा पहले तो कोई हो ही नहीं जाएगा ना। तो ये 4 हमारे वेद हैं, जिसमें से प्रथम सबसे पुराना कौन सा होगा, ऋग्वेद। ठीक, सबसे पुराना कौन सा है, ऋग्वेद, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है, वायुमंडल में 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार है? ओजोन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन, आर्गन एवं ओजोन। तो आपको पता होगा कि वायुमंडल सबसे ज़्यादा गैस कौन सी होती है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78 और ऑक्सीजन कितना 21% के लगभग। तो ये बहुत ही ज़्यादा कवर कर लेती है, लगभग 98-99% तक यही दोनों गैसें कवर कर लेती है। ठीक, तो ये चीज़ आप लोग देख लेना थोड़ा सा, ठीक, तो याद कर लेंगे, लगभग इतना होता है। ठीक, तो लगभग 98-99% ये खुद ही कर लेती हैं दोनों गैसें। ठीक, चलिए अगला है, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या होता है? बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, या सामाजिककरण को बढ़ावा देना, या टीम भावना बनाना। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, छात्रों के प्रति क्या होगा, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखिए, कारकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है, इसको कैसे पहचानेंगे? पहला ऑप्शन क्या होगा, इसमें जल अधिक होना, दूसरा पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता, तीसरा मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है, चौथा मिट्टी कठोर होती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सी नंबर, क्या होता है, मिट्टी में लवणता सांद्रता अधिक होती है। चलिए जो लवण सांद्रता होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। अगला है 14 नंबर, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए विद्यार्थियों ने कितना नहीं सीखा है जानने के लिए, या विद्यार्थियों की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए। अगला है, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है, या फिर परीक्षा प्रणाली हेतु महत्व है ना देने के लिए। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। क्या होता है कि निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता। चलिए अगला है, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? जो चरने वाले पशु होते हैं जैसे गाय, ये वनस्पति को कैसे बदलते हैं? बीज प्रकीर्णन द्वारा, या परागण द्वारा, या चुनकर चरना, या फिर रोग फैलाकर। तो किस प्रकार से, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, चुनकर चरना से। ठीक, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? तो कौन सा जो विटामिन है, प्रोटीन है, ये स्वस्थ अस्थियों के लिए, मतलब अगर आपकी हड्डियां मजबूत होनी है तो कौन सा ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा? तो कौन सा होगा, कैल्शियम और विटामिन डी। देखिए आप देखते हैं कि विटामिन डी किससे हमें, सूर्य से सबसे ज़्यादा मिलती है। ठीक, और विटामिन डी और कैल्शियम से क्या होता है, हड्डियां मजबूत होती है। ठीक, हड्डियों हमारे कैल्शियम फास्फोरस पाता है, मगर कैल्शियम क्या करती है, मजबूती प्रदान करती है। और विटामिन डी आपको अवश्य ही लेना होगा। ठीक, अगर आपको स्वस्थ रहना, आपको हड्डियों मजबूत करने हैं तो आपको धूप जरूर लेनी होगी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम कौन सी है? देखिए भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछी गई। देखिए सबसे ऊंची चोटी नहीं पूछी गई, भारत में पूछी गई। तो भारत में देखिए आप माउंट एवरेस्ट देख लोगे, लगा दो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत में नहीं, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी, और ये नेपाल में पड़ता, भारत में नहीं पड़ता। ठीक, तो कौन सी होगी, K2। ठीक, K2 हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, माउंट K2, क्योंकि ये भारत में है, पूर्णतः भारत में। और माउंट एवरेस्ट देखिए विश्व की सबसे ऊंची चोटी, मगर ये भारत में नहीं है। ठीक, याद रखेंगे ये कहाँ है, तो नेपाल में, और इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, या शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांत, या शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, या फिर शिक्षण विधि के सिद्धांत पर? तो किस पे आधारित है? तो हमारा सही ऑप्शन डी हो जाएगा, शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। चलिए अगला है, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? तो वायुमंडल के सबसे निचली परत का क्या नाम है? समताप मंडल, ओजोन मंडल, या फिर आयन मंडल, या क्षोभ मंडल। तो सबसे नीचे कौन सा है आपका, क्षोभ मंडल। चलिए अगला, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से हमारा कौन सा रोग होता है? तो सबको पता है स्कर्वी हो जाता है ना, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी हो जाता है। ठीक, तो याद रखेंगे स्कर्वी रोग क्या होते हैं, ये होंठ फट जाते हैं। ठीक, तो ये आपके लिए बहुत ही घातक होता है। चलिए अगला है कि भारत की प्रथम महिला IPS अफसर कौन है? तो भारत की प्रथम महिला IPS अफसर कौन है? तो कौन है, प्रतिभा पाटिल, पद्मजा नायडू, हंसा मेहता, या किरण बेदी? तो सबको पता है कि कौन है, किरण बेदी जी हैं। कौन है, किरण बेदी जी क्या है, हमारी पहली IPS। ठीक है, और प्रतिभा पाटिल क्या है, पहली क्या है,
राष्ट्रपति, प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक, हंसा मेहता ने बहुत अच्छा योगदान दिया था यूएनओ में। ठीक, इन्होंने जब ये हमारे संविधान सभा की भी पार्ट रह चुकी हैं। ठीक, तो याद रखेंगे। अगला है असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गेंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? ठीक, कौन सा है जो असम में है? तो आपको पता होगा मानस, काजीरंगा, गिर जंगल या फिर कान्हा किसली। तो कौन सा है आपको पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कौन सा? काजीरंगा। ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है असम का। ठीक, तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, देखिए हमने थंबनेल में लगा रखा। अगर इसका ऑप्शंस आप लोगों को पता है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? बेसाल्ट, चूना पत्थर, ग्रेफाइट या फिर स्लेट। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा वो आपको हमें बताना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत है? देखिए ये इंग्लिश में पूछ लिया। ठीक है, ओजोन वैसे हमें हिंदी में पता होता है कि समताप मंडल में ओजोन परत होता है, मगर इसका इंग्लिश नाम भी हमें याद रखना होगा। तो किस में है? स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं? समताप मंडल। ठीक, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है 25 नंबर कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव या गुरु अर्जुन देव। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन हो जाएंगे इसके? गुरु नानक देव। ठीक है, गुरु नानक देव याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र, भूकंप की तीव्रता किससे नापते हैं ये आपको बताना है। सिस्मोग्राफ से, फिजियोग्राफ से, कार्डियोग्राफ से, बैरोग्राफ से। तो किससे मापते हैं भूकंप की तीव्रता हम? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी, सिस्मोग्राफ से। ठीक, देखिए कार्डियोग्राफ क्या होता है? हृदय के बारे में बताता है। ठीक, बैरोग्राफ आप लोग जानते होंगे। ठीक, चलिए अगला है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? तो कौन सा? 21 मार्च। चलिए अगला है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो कौन होंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती जी। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है बिहू। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर असम। तो कहाँ का है बिहू? असम का। याद रखेंगे, बिहू असम का है ना, तो याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? तो क्या कहते हैं खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को? खाद्य चक्र, श्रृंखला अभिक्रिया या बायोमास का पिरामिड या खाद्य जाल। तो क्या बोलते हैं इसे? तो हमारा सही ऑप्शन क्या जाएगा? सी, खाद्य जाल बोलते हैं। ठीक, तो ये थे आपके टॉप 30 क्वेश्चंस। और देखिए हमने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बहुत अच्छे से बना रखी है। अगर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाते हैं तो आपको सीटेट और यूपीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर बहुत सारे मिल जाएंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी। आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसकी प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। ठीक, मूल विधि की आपको क्लासें मिल जाएंगी और संपूर्ण हिंदी हमने पढ़ाया, उसे आपने नहीं देखा तो एक बार जरूर देखना, आपको बहुत ही पसंद आएगा। ठीक, तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।